सेलेनोड का डायमेंशन आ गया, उसी तरीके से चार्ज का डायमेंशन आ गया, तो E इज नथिंग बट चार्ज। तो आप यहाँ पे चेक क्या कर पा रहे हो कि आर्क एंगल जो बना यहाँ पे जो बना और दोनों केसेस में जो बना वो सेम है। तो अब डिस्कस करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.27। काफी सिंपल सा एक्सरसाइज दिया हुआ है। बोलेंगे एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को एस्टिमेट करना है ऑफ ए सोडियम एटम, राइट। सो सोडियम एटम है, राइट। अब मास डेंसिटी हमें कंसीडर करनी है और साइज बोला गया है कि रेडियस बोला गया है, कितनी दी हुई है 2.5 एमस्टोन। तो आप यहां से चेक करते हो सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिए हुए हैं, राइट। अभी बोलना चाह रहा है कि डेंसिटी आप इसकी कैलकुलेट करो और कंपेयर करो सोडियम क्रिस्टल जो है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू 970 kg पर मीटर क्यूब। और कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को कंपेयर करो और बताओ कि अगर कुछ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, राइट। सो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ अपने यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इसका मोलिकुलर वेट है सोडियम का, राइट। मोलिकुलर वेट कितना होता है? मोलिकुलर वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU किसके इक्वल होता है? दिस इज 1.66 इंटू 10⁻27 kgs, राइट। तो ये आ गया आपका 1 AMU। 1 AMU करोगे तो एटॉमिक मास आपका निकल जाएगा यहाँ पे सोडियम का। डेंसिटी निकालनी है, वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम कैसे करोगे? 4/3πr³, राइट। अब रेडियस आपको पता है और ये आपको पता है, डेंसिटी निकाल सकते हो। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो रो सोडियम का आप निकालोगे ना, तो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 583 kg पर मीटर क्यूब। बट क्रिस्टल की कितनी आ रही है? क्रिस्टल की इतनी आ रही है। तो दोनों का जब कंपेयर करोगे तो क्रिस्टल की डेंसिटी जो है एटॉमिक डेंसिटी से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल जो है उसके अंदर जो आपके एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल की डेंसिटी आपके एटॉमिक डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे कंक्लूजन निकल गया जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की उसकी हेल्प से। अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है। एक्सरसाइज आपका कितना है? 2.28, राइट। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ जो है, हम न्यूक्लियर लेवल पे बात करते हैं तो एक फर्मी में हम डिस्कस करते हैं, राइट। अब न्यूक्लियर साइज जो है उसको एस्टिमेट करने के लिए एक रिलेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है रिलेशन है आपका जो रेडियस है, न्यूक्लियर रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू R0 एंड A1/3। ए जो है ना, इसको ए को बोलते हैं क्या चीज? एटॉमिक मास। और ये क्या होता है? ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने हैं आपके न्यूक्लियर में, तो वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास, राइट। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है अप्रोक्स होता है, इक्वल होता है अप्रोक्स। और अप्रोक्स उनका मास किसके इक्वल होता है? 1 AMU के इक्वल होता है। तो अगर टोटल न्यूक्लियाई का मास कंसिडर किया जाए दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स AMU, राइट। सो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से तो ये आ गया, राइट। और अब न्यूक्लियर मास मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो न्यूक्लियर मास विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ गया यहाँ से? A टाइम्स AMU, AMU जो आ गया मास। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो R नोड जो है, ये R नोड जो है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब इसके बाद बोल रहा है कि आप एक काम करिए कि मास डेंसिटी कैलकुलेट करिए न्यूक्लियाई का, राइट। सो इसको कंपेयर करना है आपको एवरेज मास डेंसिटी
ओके, इसको कंपेयर करना है आपको एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम ऑब्टेन इन द प्रीवियस वन, राइट, इन द प्रीवियस क्वेश्चन 2.27। तो जितना हमने सोडियम का डेंसिटी निकाला, कितना, ये 583। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है, मास डेंसिटी, कौन सी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी, राइट। और न्यूक्लियर मास डेंसिटी ये भी हम चेक करेंगे कि दिस विल बी सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियस, राइट। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। हर न्यूक्लियाई में ए अलग अलग होता है। इफ द न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट मीन्स हर न्यूक्लियाई का डेंसिटी जो है वो सेम रहेगा, राइट। तो इसको थोड़ा एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगी ए से, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। उससे फिर कंपेयर करके देखेंगे, जितनी डेंसिटी आएगी उसको सोडियम की एटॉमिक मास, जो एटॉमिक डेंसिटी है उससे, राइट। सो इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी आएगी, ए मल्टीप्लाई बाई ए एम यू, ए की एम यू की वैल्यू आपको पता है, डिवाइड बाई 4/3 पाई, और यहाँ पे क्या आ गया, आर क्यूब करोगे तो आर नोट क्यूब और ए, राइट। अब यहाँ से देख सकते हो ए एक नंबर है और ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और रो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, रो इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो गया ए एम यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नोट क्यूब। अब सभी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हैं, इट मींस न्यूक्लियर डेंसिटी कम्स आउट टू बी ए कांस्टेंट। इट मींस हर न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर आप AMU वगैरह की सब चीज़ों की वैल्यू पुट करोगे ना, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.2908 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अब इसको आप अप्रोक्स कर सकते हो कि जैसे अपने हिसाब से इसको डेसिमल पॉइंट्स तक अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से सेट कर सकते हो इसको, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि कंपेयर करके देखना था हमें, एक ये डेंसिटी है, एक ये डेंसिटी है, 10⁻17 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स ऑफ kg पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम की न्यूक्लियर डेंसिटी भी इतनी होगी, बट सोडियम की एटॉमिक डेंसिटी इतनी है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर डेंसिटी इतना होने का रीजन क्या है कि जो एटम का ऑलमोस्ट जो मास है वो न्यूक्लियस में है, और ऊपर से न्यूक्लियस का साइज भी इतना छोटा है, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, किससे, एटॉमिक डेंसिटी से। इट मीन्स एटम का मोस्टली जो हिस्सा है वो आपका क्या है, खाली है, राइट। और पूरा का पूरा मास आपका न्यूक्लियाई में, उसका एटम का ऑलमोस्ट मास आपका कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियाई में रहेगा। वो ये जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे प्रूव करके हमको दिखा रही है, राइट। तो यही हमें एक्सप्लेन करना था कि ऐसा क्यों होता है, राइट। सो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और उसकी तरफ। तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.29, बट इससे एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, राइट। लेज़र आपने सुना होगा कि ये एक मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स इसका एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, और ट्यूनेबल लेज़र भी आती हैं, इट मीन्स उनका फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो। बट लेज़र क्या है, नॉर्मली आप मोनोक्रोमेटिक लेते हो, इट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से नहीं बना। 7 जो आपका वाइट लाइट है वो एक वेवलेंथ रेंज की आपकी लाइट से बना होता है, राइट। बट लेज़र का एक फिक्स वेवलेंथ रहता है, राइट, और यूनिडायरेक्शनल होती है। अब जब लाइट को अगर आप इंसिडेंट करोगे किसी चीज़ पे तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाएगी। बट लेज़र है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करके यूनिडायरेक्शन होती है, उसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। अब इसकी वजह से लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डिस्टेंस मेजरमेंट में लेज़र का यूज़ हो सकता है। कैसे हो सकता है वो देखिए कि हमें यहाँ पर हमारा क्या है, ये अर्थ है, यहाँ पे क्या हो गया, मून हो गया। हमने क्या किया, लेज़र लाइट यहाँ से मारा
और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। अब जो टाइम हमने देखा, कितना टाइम लगा उसको आने में, वो हमें पता है। कितना कितना हमने नोटिस किया, ये 2.56 सेकंड का छोटे से टाइम में क्या है, वो रिटर्न भी आ गई रिफ्लेक्ट होके मून से। अब देखिए लेजर लाइट का स्पीड कितना होगा, लाइट के स्पीड के इक्वल, तो c विल बी 3 × 10⁸ और ये मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये x मान लीजिए डिस्टेंस है, तो 2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो 2x विल बी इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब x नॉर्मली कैलकुलेट करोगे सिंपल, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3.84 × 10⁸ और ये आपकी किस में आ गई, मीटर में आ गई। तो ये डिस्टेंस आ गई। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर भी टाइम का इतना है, तो x का भी हमने उतना ही रख दिया, राइट। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, राइट, कि लेजर लाइट से कैसे डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम हमने देख लिया कितना लगेगा, राइट। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। और ये जो है अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस, ये फिर क्या हो जाएगा, मून का जो ऑर्बिटल रेडियस है अप्रोक्सीमेटली, वो आपका ये हो जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपकी सिंपल थी और ये हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो भी सेम है, राइट। एक्सरसाइज 2.30 सेम एक्सरसाइज है। इसमें फर्क क्या है, इसमें सोनार का यूज करेंगे। सोनार क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, राइट। तो एक तरीके से सोनार इन वर्ड से बना होता है, राइट। अब इट मीन्स कि साउंड की हेल्प से आप नेविगेट करते हो और आप डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो सोनार की हेल्प से। सोनार क्या होता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव होती है, उसको जनरेट करता है कौन, सोनार। अब अगर उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, वहां से वो अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके डिटेक्ट की जाती है वापस सोनार से। अब उसका जो टाइम लगा रिफ्लेक्ट होके आने में, वो हमें अगर पता चल जाए और साउंड की स्पीड जो है वो हमें पता चल जाए, तो सेम यही सिचुएशन थी, हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो ये सोनार है, इसका यूज कहाँ पे होता है, सबमरीन्स जो होती हैं, जो पानी के अंदर रहती हैं सबमरीन्स, उनके अंदर एक इक्विपमेंट लगा होता है सोनार। तो वो क्या होता है, वो एक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस एक तरीके से हो जाती है, राइट। अब मान लो इसमें दिया गया है क्या है कि एक सबमरीन थी, उसने अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किया, वो रिफ्लेक्ट होके आ गया किसी ऑब्जेक्ट से, एनिमी सबमरीन से, कितने टाइम में। सेम यही सिचुएशन है। ये जो टाइम करके आया वापस रिटर्न, ये था 77.0 सेकेंड। तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गए इसमें, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन। अब स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिए गए। अब साउंड है, साउंड की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है, एयर में कुछ अलग होगी, पानी में कुछ अलग होगी। तो पानी में हम चेक कर रहे हैं, तो साउंड की स्पीड पानी में ही हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड जो है दैट विल बी इक्वल टू 1450 मीटर पर सेकेंड। तो सेम यहाँ पे क्या करना है, 2x विल बी इक्वल टू v इंटू टी, और x यहाँ पे डिवाइड करके क्या करो, मेजर करो। तो मेजर करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 55.8 किलोमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में सेम है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 3, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, वो है आपका एक्सरसाइज 2.31। ये एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है कि यूनिवर्स में फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। लाइट से फास्टेस्ट कुछ है ही नहीं, राइट। अब यूनिवर्स में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां से लाइट को ट्रैवल करने में भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, राइट। इट मीन्स वहां तक पहुंचना हमारे लिए दैट विल बी इम्पॉसिबल, राइट। सो ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं दे आर नोन एज क्वासर्स, राइट। सो ये एक पजलिंग
एक तरीके से टॉपिक है कि इतनी डिस्टेंस पे क्या क्या चीज़ें एक्सिस्ट कर सकती हैं यूनिवर्स में, वो हमें नहीं पता, राइट। बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, राइट। तो वहाँ तक पहुँचना दैट विल बी इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, क्या नहीं है अभी तक हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और मे भी हो सकता है हम पता भी नहीं कर पाए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट। बिकॉज सोलर सिस्टम का भी एक टाइम है, सन का जो एक तरीके से जो बर्निंग साइकिल है, एक टाइम पे क्या होगा, दैट विल रन आउट फ्रॉम द फ्यूल, सो दैट्स व्हाई, राइट। सो बिलियंस ऑफ ईयर्स काफ़ी टाइम होता है, तो इतने टाइम तक लाइट को टाइम लगता है, तो हमें जाने में तो बहुत टाइम लगे, तो इतनी दूरी तक मेजर कर पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, राइट। अब ये कहना क्या जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ ए क्वासर फॉर विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच। तो नॉर्मली डिस्टेंस चेक करनी है, इससे सिंपलेस्ट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। और टाइम कितना है, टाइम है 3 बिलियन ईयर्स। तो बिलियन ईयर्स में क्या होता है, 10⁹ यहाँ पे ईयर्स होंगे। अब 9 ईयर है, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 365 24 आवर्स, और यहाँ पे 3600, ये आपके सेकंड आ गए। तो ये आपका टाइम आ गया। डिस्टेंस x कैलकुलेट करनी है, c × t करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपली जो आंसर आएगा वो आएगा 2.84 × 10⁻22। और किलोमीटर्स की टर्म में लिखोगे तो किलोमीटर में कुछ ऐसे आ जाएगा। अदरवाइज 10⁻17 मीटर, sorry not 70 but yeah it will be something like this, right। तो ये डिस्टेंस नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन थी, राइट, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं था, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो इसको देखने में हमें काफ़ी अच्छा लगेगा ये करके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.32, इसमें क्या बोला गया है कि वेल नोन फैक्ट क्या है कि ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में होता क्या है कि ये हमारी अर्थ है, राइट। अर्थ को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये है अर्थ है, राइट। और यहाँ पे ये मून है, राइट। और यहाँ पे सन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए ये सन है, राइट। अब होता क्या है कि हमने यहाँ से एक पॉइंट से मेज़र किया, तो जब हम देखेंगे ना, तो जो मून है वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा किसको, आपके सन को, राइट। तो इसको मैं अगर सही से बनाऊँ तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये सन को कम्प्लीटली कवर कर लेगा इसके डायमीटर को, राइट। ये आपका क्या है, मून है। ये होता है आपका कंप्लीट जो सोलर एक्लिप्स होता है, वो टोटल सोलर एक्लिप्स, राइट। अब होता क्या है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है, कहाँ से, पीछे जो हमने पैरेलैक्स मेथड के 2.3 और 2.4 जो हमने एक्सरसाइज की थी, वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन पता है। अब ये कहना चाहता है कि डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मून। तो उन सब इंफॉर्मेशन से इसका डायमीटर हमें, ये मैं अगर डी लिख देता हूँ या फिर बी लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ इसको, ये हमें मेज़र करना है। और इंफॉर्मेशन कौन सी यूज़ करनी है, जो हमने कहाँ पे की थी, एग्जाम्पल 2.3। अब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम्पल 2.3। अब 2.3 में क्या पता था, यहाँ पे ये 2.3 एग्जाम्पल का यहाँ पे यूज़ करा, तो यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता थी, वहाँ से वो था कि ये मून है, और अगर हम देखें तो ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ से अगर इसके डायमीटर को मेज़र करें तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा 1 डिग्री 54 मिनट, कुछ ऐसे बनेगा, ये अर्थ हो गया, राइट। अब ये जो था, ये इसका डायमीटर हो गया 1.276 × 10⁻7 मीटर, राइट। अब ये जो डिस्टेंस थी ना, ये हमने उस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करी थी, तो इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी एग्जाम्पल 2.3 में, तो इसकी वैल्यू
कुछ इस तरीके से हमने कैलकुलेट करी। तो ये तो डेटा है किसका, 2.3 का। अब बात करते हैं 2.4 भी बोल रहा है। सो 2.4 जो था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स की। उसमें क्या बताया गया था, उसमें हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखी थी कि हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ से हमने डायमीटर मेज़र किया सन का, और यहाँ पे जो एंगल बना दैट वाज 1920 आर्क सेकंड, और हमें ये जो था x ये हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें पता थी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। और x हमने जब कैलकुलेट किया तो x का वैल्यू हमारा आया कितना था, तो x को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। x का वैल्यू उस प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट किया 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर, वहाँ से आया। अब सोलर एक्लिप्स, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अर्थ से मून का डिस्टेंस हमें पता है, राइट। इट मीन्स ये वाला डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, दैट इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। सिमिलरली अगर अर्थ का सन से 1920 बनेगा तो ये वाला एंगल भी तो 1920 हो गया, राइट। दिस विल बी 1920 आर्क सेकेंड, राइट। अब ये हमें पता नहीं है, और यहाँ से x कैलकुलेट किया। x क्या चीज़ है, ये इसका डायमीटर सन का, ये आ गया 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, आपको सारी चीज़ें पता है, ये डिस्टेंस पता है और एक ये डायमीटर पता लग गया। ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी दिस इज नॉट द डायमीटर, या द डायमीटर इज दिस x, राइट। इट इज 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। और उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है, कंप्लीट जो डिस्टेंस है यहाँ पे अर्थ टू सन, वो कितनी है, यहाँ पे अर्थ टू सन ये वाली डिस्टेंस आ गई, राइट। तो आप यहाँ पे चेक क्या कर पा रहे हो कि आर्क एंगल जो बना, यहाँ पे जो बना और दोनों केसेस में जो बना वो सेम है। और हमने चेक क्या किया कि आर्क एंगल थीटा विल बी इक्वल टू बेस लाइन डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस x, if I am writing it to be x, right? अब दोनों में बेस लाइन और x का रेशियो सेम आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, इस वाले केस में मैं अगर b डिवाइडेड बाई ये पोर्शन रखता हूँ, राइट, b डिवाइडेड बाई दिस, सो ये कितना आ जाता है, b इज अननोन डिवाइडेड बाई दिस अर्थ टू मून डिस्टेंस, व्हाट इज इट, अर्थ टू मून डिस्टेंस, दिस इज 3.84 into 10⁸. This will be equal to baseline. This is 1.39 into 10⁻9, और यहाँ पे हमने इक्वल किया है थीटा को, इससे जो थीटा निकलेगा और इस टोटल से जो थीटा निकलेगा दैट विल बी इक्वल। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पे थीटा की वैल्यू को, राइट। सो 1.39, अब इसकी डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस कितनी है, ये ऊपर जो दी गई है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। b की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ना, कैलकुलेटर की हेल्प से या जैसे भी, तो आपको जो वैल्यू है इसकी वो कितनी मिलती है, यहाँ से मिलती है 3.57 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर ऑफ मून, राइट। सो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल था, राइट, और काफ़ी ये सिंपल एक प्रॉब्लम थी, राइट। सो ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है ये जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा इसमें दिया गया है। ये बोला गया है कि नॉर्मली फिजिसिस्ट क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ थोड़ा मतलब छेड़छाड़ करते हैं, तो उनसे कई बार उनको एक्सीडेंटली काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कुछ फॉर्मूला मिल गया या फिर कुछ भी, राइट। तो जो डायरेक्ट थे उन्होंने क्या किया, ऐसा ही एक कुछ रिलेशन बनाया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सी, स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज, इन सब चीज़ों से मिलके इन्होंने क्या बनाया, एक फॉर्मूला बनाया। वो जो फॉर्मूला था उसके अंदर टाइम था, टाइम को उन्होंने काफ़ी कुछ क्वांटिटी से रिलेट किया।
अब जब उन्होंने उस टाइम की वैल्यू निकाली यूनिवर्सल कांस्टेंट की हेल्प से, राइट, जो टाइम था उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट की टर्म्स में लिखा गया, राइट। जैसे हमने देखा था कि किसी भी फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाए, राइट, इफ यू नो हाउ इट इज रिलेटेड, राइट, कौन कौन सी क्वांटिटी रिलेटेड है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने चेक किया था। सिमिलरली इन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सल कांस्टेंट थे उनका मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन करके एक ऐसा रिलेशन बनाया जिसकी हेल्प से टाइम इन्होंने कैलकुलेट किया, और टाइम की वैल्यू जो आई वो आई 15 बिलियन ईयर्स। अब 15 बिलियन ईयर है वो आपकी क्या है, यूनिवर्स की एज है, राइट। अब यूनिवर्स की एज है तो अब ये हमें बताना है कि वो जो रिलेशन था वो क्या था, क्या हम उसको डिराइव कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस है या कैसे भी तरीके से। तो उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि जो डिराक ने किया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया वैसे ये वाला, सो बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। e⁴ 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोड स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर c³ एंड दिस इज g, राइट। अब इस रिलेशन में E आपका चार्ज है, एप्सिलॉन नोड आपका क्या है, एप्सिलॉन नोड हमने देखा था जब हमने कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वहाँ पे एप्सिलॉन नोड हमने आपको बताया था, जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड आती है, राइट। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये जो है सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस t की वैल्यू जब डिराक ने निकाली ना वो आपको 1 बिलियन ईयर आई। तो पहली तो बात हो सकती है कि ये एक कोइंसिडेंस है। दूसरा चीज़ हो सकती है कि मे बी इन कांस्टेंट वैल्यू से कुछ डिफाइन होता हो कि हाँ ये यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्स की एक तरीके से एज को बता रहे हैं, बट ये चीज़ तो सही नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली कि आप कुछ कह नहीं सकते इसमें, राइट। अब एक आपके लिए होमवर्क टाइप में है ये कि ये इक्वेशन आपको अगर पता है, मान लीजिए इसकी डायमेंशनली कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, ये काम आपको करना पड़ेगा होमवर्क में, और इससे अच्छी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। इधर टाइम इक्वेट करना है, इधर यहाँ पे चार्ज है, एप्सिलॉन नोड है, मास है और c है, तो आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका क्या आ गया, मास आ गया, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, राइट, mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन, यस, ओके। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, तो g, c, mp और ये कांस्टेंट आ गया। इन सब की वैल्यू आपको पता है डायमेंशनली कितनी आएगी। प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है चार्ज और एप्सिलॉन नोड में। तो आपको मैं बता दूं हमने क्या डिस्कस किया था कि एप्सिलॉन नोड की डायमेंशन आप कहाँ से निकालोगे, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो ये कहाँ से निकालोगे आप, हमने चेक किया था आपका जो फोर्स है कूलॉम फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पे क्या था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे r², राइट। तो ये यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर और यहाँ पे e⁴ है, राइट। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो यूनिट निकाल सकते हो किसका, एप्सिलॉन नोड का। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एप्सिलॉन नोड की यूनिट निकालनी है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, राइट। तो एप्सिलॉन नोड की यूनिट निकाल लो, कूलॉम्स के टर्म्स में भी आ जाएगी, राइट। तो पहला काम तो यहाँ से ये करना है, और दूसरी बात आती है कि यूनिट निकालने के बाद उसकी डायमेंशन बनानी पड़ेगी। अब चार्ज की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए एप्सिलॉन नोड की डायमेंशन बनाने के लिए, राइट। अब चार्ज क्या चीज़ होती है, इसके लिए हमें करंट को डिफाइन करना पड़ेगा। करंट जो है ना वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब फंडामेंटल यूनिट्स में हमने देखा था कि करंट जो है ना उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और चार्ज की क्या हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करिए एम्पियर को टाइम से। सो जो Q है उसकी डायमेंशन होगी a t, बिकॉज a एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय t,
1 1, राइट। ये आपका किसका आ गया, ई का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली इस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नोट को अलग करोगे तो यहाँ से भी आपका क्या निकल गया, यहाँ से अगर रिलेशन देखोगे तो एप्सिलॉन नोट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन नोट विल बी इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और पर कुलाम स्क्वायर आ गया यहाँ से, और दैट्स इट आई थिंक। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, बट दिस विल बी 1 बाई एप्सिलॉन, राइट। सो इसका जस्ट ऑपोजिट, कुलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। ये आ गया। अब कुलॉम की यूनिट हमने पहले ही बता चुके हैं क्या होती है, एम्पियर इंटू टाइम, राइट। और न्यूटन की क्या होती है, m1 L1 T-2, और मास का m आ गया आपका। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकालिए किसका, एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन आ गया, उसी तरीके से चार्ज का डायमेंशन आ गया। तो E इज नथिंग बट चार्ज। सो चार्ज का यहाँ से Q⁴ एप्सिलॉन नोट का आप यहाँ से निकालिए, और C की डायमेंशन ये रही। तो ये आप करके डायमेंशन इसका एनालिसिस करिए। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, यू कैन टेक इट एज ए होमवर्क, राइट। सो जस्ट आपको दोनों साइड इक्वेट करके पता करना है कि डायमेंशनली कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन या नहीं, राइट। तो आपका आंसर इसका डायमेंशनली कंसिस्टेंट ही आएगा, राइट। सो ये आपकी जो प्रॉब्लम थी, दिस वाज योर लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एनसीईआरटी। और यहाँ से आपकी जो भी प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, वो आपकी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन अगर कुछ रहते हैं, देन वी विल प्रोवाइड दोज क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन भी करवा सकते हैं। बट प्लेलिस्ट में हम क्वेश्चन नए ऐड करते जाएंगे, तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ओके। एंड नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, chapter 3, that will be I think motion in straight line. So we will do that chapter, right? Okay, so thank you all for watching, and we will meet you in the next video. Thank you.